सलाम मेरे अजीज पंखो। चिनबू स्टोरीज के 19वें पार्ट के साथ मैं आ गई हूँ। स्टोरीज इस बार भी बहुत अच्छी हैं, थोड़ी लंबी हैं। आई होप ये वीडियो लंबी बने। अगर तुम्हारी भी कोई स्टोरीज है तो तुम मुझे भेज सकते हो। तो आओ बगैर देर किए शुरू करते हैं। इन सारी स्टोरीज में नाम मैं किसी के भी नहीं ले रही क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज होते हैं। पहली स्टोरी में ये कहते हैं, अनएक्सपेक्टेडली कॉलेज से छुट्टियां हो गई थी तो मैं बिल्कुल फ्री था। मेरी एज 16 साल थी और गाड़ी ड्राइव करने का इंतहा का शौक था। हम लाहौर में रहते थे। जिस सोसाइटी में हमारा घर है वो नहर के साथ वाली आबादी है। कोरोना के दिनों में लाहौर कनाल पर आम दिनों से ज्यादा पुलिस के लोग ड्यूटी देते थे। बगैर किसी काम के सोसाइटी से बाहर जाना अलाउड नहीं था। मैंने भाई से जिद करना शुरू कर दी। भाभी के इसरार करने पे भाई मान गया और कहा कि कल शाम को तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा। मैं बहुत एक्साइटेड था। अगली शाम 8 बजे मेरा भाई और मेरी भाभी तीनों हम गाड़ी में बैठे और सोसाइटी के पीछे वाली कच्ची आबादी से होते हुए मेन कनाल पर पहुंच गए। वहां से थोड़ा आगे सहाफी कॉलोनी है जिसकी रोड्स काफी ब्रॉड और साफ हैं। सहाफी कॉलोनी में मेरे भाई की हेलो हाय है जिसकी वजह से उन्होंने हमें अंदर आने दिया। किसी लीगल इशू की वजह से वो सोसाइटी अभी भी आधी से ज्यादा खाली पड़ी है। हम अंदर दाखिल हुए तो गार्ड ने हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे ना जाने का कहा। हमने उसकी बात एक कान से सुनी और दूसरी से निकाल दी। सोसाइटी की रोड पर आके ड्राइविंग सीट पर मैं बैठ गया और चलाते चलाते हम उस सीधी रोड पर काफी आगे निकल आए और उस गार्ड की बताई हुई लोकेशन तो हमारे दिमाग में से पहले ही निकल चुकी थी। वापसी पर जब हम जा रहे थे तो एक पॉइंट पर आकर गाड़ी के विंडशील्ड और सारी खिड़कियों पर काला धुआं छा गया। मैंने घबराकर विंडशील्ड वाइपर्स ऑन कर दिए मगर वो पानी नहीं कुछ और था जो बढ़ता जा रहा था। गाड़ी मेरे कंट्रोल से बिल्कुल निकल चुकी थी और ये सब इतना जल्दी हुआ कि मैं ना चाहते हुए गाड़ी एक सुनसान प्लॉट में गिरा दी। उस प्लॉट के आसपास बस सब्जा ही सब्जा था। गाड़ी लगने के बाद हम बाहर निकले। बाहर आते ही हमने देखा कि उस प्लॉट के अंदर कुलों पर पड़ने वाले दाने पड़े हुए हैं और हमारे से थोड़ा सा दूर एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसको उस काले अंधेरे ने घेरा हुआ था। उस काले साए का वजूद चाहे नहीं था मगर उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते थे। मेरे भाई ने आगे होकर उस बच्चे के पास जाने की कोशिश की तो वो काला धुआं बच्चे को लपेटकर गायब हो गया। एट दिस पॉइंट मेरी भाभी बेहोश हो गई। मेरे भाई ने जल्दी से अपने कॉन्टेक्ट को फोन में लाया और उसने सोसाइटी की एम्बुलेंस को भेजा और खुद भी आ गया। भाभी और भाई दोनों हॉस्पिटल चले गए। अब मैं और मेरे भाई का दोस्त गाड़ी उठाने वाले का वेट कर रहा था कि वो आकर गाड़ी ले जाए तो मैं भी घर जाऊं। मैंने उस भाई से कहकर अपने पापा को भी बुलवा लिया क्योंकि जो मैंने देखा था उससे मैं बहुत डर चुका था। कुछ देर बाद वो बंदा आया और गाड़ी उठा के ले गया और मैं भी अपने भाई के दोस्त के साथ पैदल वापस जाने लगा। कुछ देर चलने के बाद हम सोसाइटी चेक पोस्ट पर पहुंचे तो जिस गार्ड ने हमें मना किया था कि एक सर्टेन पॉइंट से आगे नहीं जाना वो खड़ा मुझे घूर रहा था। उस गार्ड से जब मैंने बात करना चाही तो वो चुप करके जाकर अंदर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और ऐसे बिहेव करने लगा जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं। कुछ देर बाद मेरे पापा आ गए और हम उनके साथ घर चले गए। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे भाई भाभी भी हॉस्पिटल से वापस आ गए और सब कुछ जैसे नॉर्मल हो गया था मगर कुछ सही हो नहीं रहा था। मैं जो कि एक ओबीस चाइल्ड था पूरी जिंदगी से अचानक एक महीने के दौरान मेरा वजन 120 से 87 पर ड्रॉप हो गया। खाने की भूख खत्म हो गई। रातों को नींद में पूरे ख्वाब आने लगे जैसे कोई मुझे उसी जगह पर फेंक आता है जहां मैंने गाड़ी मारी थी और वो बच्चा जो हमने वहां मुर्दा हालत में देखा था वो मुझे देखकर रोता है, मेरे पीछे पीछे भागता है। मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल खत्म हो गई थी। मेरी मामा सारी सारी रात मुझे दवाएं देती थी मगर कैप्सूल लेते साथ ही मुझे वॉमिट हो जाती थी। जिस गाड़ी पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी भी मैकेनिक के गैराज में खड़ी खड़ी जल गई। 2 हफ्ते तक ये सब चलता रहा। फिर मेरे पापा ने अपने किसी जानने वाले बाबा जी को बुलाया और वो मुझे उनके सामने बिठा दिया। आगे का मुझे कुछ याद नहीं, ये सब मेरी मामा का बताया है। मामा ने बताया कि मौलवी मेरे सामने बैठ गए, अकेला मैं और मौलवी साहब, और ये सब 2 घंटे किचन के अंदर रहे। मौलवी ने कहा कि चाहे ये आपको मरा हुआ भी दिखाई दे आपने मेरे कहने से पहले अंदर नहीं आना। उन 2 घंटों में काफी दफा मैं चीखें मारता, कभी खून की उल्टी करता। और मामा बताती हैं कि उस सारे अमल के दौरान हमारे घर पे काला साया रहा। सारे किचन के कपबोर्ड्स काले हो गए थे। 2 घंटे के अमल के बाद जब मौलवी बाहर आए तो बातें खुलना शुरू हो गई। मौलवी ने बताया कि जिस जगह पर ये गाड़ी चलाकर गुजर रहा था वो किसी सिख की हुआ करती थी। पार्टीशन के टाइम पर सिख ने जाने से मना कर दिया और कहा कि वो पाकिस्तान में ही रहेंगे मगर पाकिस्तानियों ने उनके छोटे छोटे बच्चे मरवा दिए और उनके माँ बाप उनकी मौत के दूसरे दिन
दिन ही अपने घर में मुर्दा पाए गए। कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर ली थी। तब से आज तक उस प्लॉट में कोई नहीं रह सकता और ये मखलूक अपने बच्चों के साथ उस सुनसान वीराने में भटकती फिरती है और मैंने गलती से उसके सुकून वाली जगह पर नुकसान कर दिया था। ये कहने के बाद मौलवी कुछ भी किए बगैर चला गया और आज इस बात को 3-4 महीने गुजर चुके हैं। हमारे घर में बेसुकूनी सी है। चमगादड़ें जो आज तक हमारे घर में कभी नहीं आई थी, रात को सहन में उल्टी लटक जाती हैं। छोटे छोटे बोने लड़के अक्सर मेरी मामा को नजर आते हैं। मैं अकेला घर में कहीं नहीं रह सकता। ऐसा लगता है जैसे घर में मेरे आगे पीछे हर वक्त कोई ना कोई चीज घूम रही है। मेरा घर में से तकरीबन सभी से एतबार उठ चुका है क्योंकि मेरी अम्मी के अलावा कोई भी अगर मुझे नजर आता है तो मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ और वो मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाता है। मेरी अपनी ही आवाज में मुझे कोई बुलाता है। रातों को रोने की आवाजें आना, खाने में से गोश्त और चिकन की बोटियां गायब हो जाना, ये सब बहुत आम है। इस सब से काफी देर तक गुजरने के बाद मेरे पापा एक और आदमी को बुला कर लाए। उसने मुझसे कुछ पूछा तक नहीं, बस सीधा मुझे साथ लेकर उस प्लॉट में गया जहाँ मैंने गाड़ी मारी थी। वहाँ जाकर दोपहर में हमने सफाई करवाई। मेरे सामने उस आदमी ने आयतें पढ़ना शुरू की और मेरे सामने कुलों पर पड़े जाने वाले वो दाने जो उस जगह पड़े हुए थे सबके सब गायब हो गए। फिर मैं बेहोश हो गया। मुझे भाई घर ले गए। हॉस्पिटल जाना था मगर उस आदमी के कहने पे मुझे घर में ही जाकर लटा दिया। मामा बताती हैं कि उस आदमी ने प्लॉट की सफाई करवाई और उसमें से काले बकरे का सर, इंसानी हड्डियां और कागज में लिखी हुई तहरीरें मिली जो आदमी ने जला दी। जलाने के बाद घर आकर उसने हमारे घर के एंट्रेंस और हर कमरे में आयतुल कुर्सी के बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगवाई और कहा कि इनको कभी नहीं उतारना। उस दिन हमारे घर से सारे काले साए खत्म हो गए। मेरा वेट भी अब काफी बेहतर है और मेरी अम्मी रोज सुबह सूरतें पढ़कर मेरे ऊपर फूंकती हैं। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है मगर वो 6-7 महीने हमारी जिंदगी के सबसे चैलेंजिंग डेज थे। सारे खानदान वाले मुझे नफ्सियाती कह के छोड़ चुके थे मगर मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर भरोसा किया और इलाज करवाया। अगर वो ना होते तो मैं भी कभी उस अजाब से बाहर ना निकल पाता। वाह, स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर ये 6-7 महीने पहले की बात है, मतलब ज्यादा पुरानी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि आप उस जगह पे अगर कभी दोबारा जाएं तो उस जगह की, उस प्लॉट की, उसकी तस्वीरें मुझे भेज सकें या फिर अगर आप नहीं जाना चाहते तो किसी और के हाथों उसकी तस्वीरें भेज दें। अगर भेज देते तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता कि उसको लगा देते, हम जरा अच्छा विजुअलाइज कर सकते। पर खैर, आई होप यू फील बेटर नाउ। अगली स्टोरी ये कहती है कि 2019 की बात है। मेरा रिश्ता पक्का हो चुका था मेरे ताया के बेटे के साथ। इसी सिलसिले में मेरे ताया अबू, उनकी फैमिली और फ्रेंड्स ने कराची से लाहौर आना था एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए। हम जिस घर में रहते थे वो थोड़ा छोटा था और वैसे भी घर शिफ्ट करने का पहले ही इरादा था, तो हम फेब के एंड डेज में एक नए घर में शिफ्ट हो गए। घर की सेटिंग प्रॉपर हुई तो नहीं थी लेकिन बहुत बेहतर थी कि गेस्ट को ठहराया जा सके। 4th को एंगेजमेंट थी और 7th तक मेरे इन-लॉज जा चुके थे। ये घर हमें बहुत पसंद आया था, हर लिहाज से बेस्ट था। सिंगल स्टोरी, 6 रूम्स, हवादार, बड़ा किचन, टीवी लाउंज, डाइनिंग रूम, एक छोटा सा गार्डन जहाँ लेमन और ऑरेंजेस के दरख्त भी थे। खैर, हम बहुत खुश थे और सेटिस्फाइड थे, लेकिन मेरे इन-लॉज के जाने से पहले ही घर में अजीब चीजें होना शुरू हो गई थी। लाइट्स बिल्कुल डिम हो जाती थी या बहुत ज्यादा ब्लिंक करने लगती थी। मेरी एक 22 माह की भतीजी है, वो हम सब की जान है। उसे कोई भी कुछ कहे हमें बर्दाश्त नहीं होता। उसकी माँ के अलावा उसे कोई डांटे या कोई गुस्से से बात भी नहीं कर सकता उससे। एक दिन हम मेरे इन-लॉज के साथ पैकेज मॉल गए जहाँ उसने एक मिकी माउस को देखा था। वो डर गई थी। माँ हमको अपने ही रूम में डर लगने लगा। भाभी जब भी उसको खिला रही होती थी तो वो डर के भागने लगती। सही तरह बोलना नहीं आता था लेकिन इतना कहती थी, मामा वो आ रही है, पिटाई करती है। जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो भाभी उसे रूम से लेकर टीवी लाउंज में आ गई। वहाँ हम सब थे। हमें बताया तो हमने कहा कुछ नहीं, डर गई होगी। उसे दम कर दिया और फिर वो अपने खेल में लग गई। फिर ऐसा दोबारा हुआ जब माँ मेरी बड़ी बहन के साथ अपने ही रूम में थी। वो वॉशरूम के सामने थी और मेरी सिस रूम की एंट्रेंस पे। वो भागती हुई सिस्टर के पास आई और चीखने लगी, अप्पो वो आ रही है, अप्पो वो मारेगी। मेरी बहन बहुत डर गई और उसको गोद में लेकर बाहर आ गई। हम यही समझते रहे कि मैं भी वो ऐसी ही डर जाती होगी। एक दिन उसने अपने पापा को बोला कि बाबा मिकी माउस की पिटाई करें, वो यहाँ है। वो ये बोलते हुए इधर उधर इशारे करती रही। एट दी एंड घर के बिल्कुल बाहर वाले दरवाजे तक बोल बोल कर ले गई और फिर कहा, पापा मिकी माउस चला गया। हम यही समझते रहे कि उसकी कोई इमेजिनेशन थी। थर्सडे से संडे तक का हॉलीडे था। मैं वेडनेसडे को जब घर आई तो माँ मेरे पास आई जैसे हमेशा आती है। मैंने उसके गाल पे 3 बड़े बड़े निशान देखे जिनमें सूखा हुआ खून दिख रहा था। ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था और मैंने फौरन सब पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। भाई से पूछा कि भाई ये क्या है, ये कैसे हुआ है। अम्मी पापा से पूछा, उन्हें भी नहीं पता था। मुझे लगा कि शायद भाभी ने थप्पड़ लगाया हो, लेकिन इतना बुरा। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ये क्या बात है, इतनी छोटी बच्ची पर कौन हाथ उठाता है। भाई को बुलाकर गुस्से से पूछा, भाई क्या ये भाभी ने किया है। भाई खुद परेशान थे। उनके चेहरे से
परेशानी वाज़िया हो रही थी। मैंने फिर भी पूछा कि ये कैसे हुआ है। उन्होंने फिर बताया कि माहम रात में 3 बार रोते हुए उठी थी। लाइट कम होने की वजह से उस वक्त कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन हमने चुप करा के सुला दिया था और सुबह जब देखा तो इतने गहरे और बुरे जख्म थे। भाभी रोना शुरू हो गई। हम सब खौफजदा हो गए, लेकिन पापा को यकीन नहीं आ रहा था। पापा को इतनी आसानी से इन बातों पर यकीन नहीं आता। खैर, मेरे भाई माहम को लेकर मेरे कारी साहब के पास चले गए, जिन्होंने मुझे हिफ्स कराया था। मैं जानती थी कि कारी साहब जन्नात उतारते हैं, तो भाई को उधर ही भेजा। कारी साहब ने बताया कि ये किसी इंसान या जानवर का काम नहीं है, और फिर कारी साहब खामोश हो गए और कहा कि घर की सारी खवातीन हिजाब करके रहें, घर में भी, और ऑयल और नमक दम करके हमें दिया, और साथ ही कहा कि ये मुस्लिम जन्नात नहीं है। भाई ने कहा, हम इतना दम करते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ अल्लाह का कलाम पढ़ते रहते हैं, तो कोई भी शय कैसे माहम को तकलीफ पहुंचा सकती है। कारी साहब ने कहा कि अल्लाह की मेहरबानी है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो ये बहुत बुरे और ज़ईफ जिन है, इनमें बहुत ताकत होती है। जब माहम घर वापस आई, ये सब सुनने पर पापा को तब भी यकीन नहीं आ रहा था। खैर, हमने कारी साहब की इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। उस ऑयल से माहम की मालिश करते थे और नमक वाले पानी से हम सब नहाते थे और घर में भी छिड़कते थे, लेकिन माहम कुछ भी नहीं खाती थी। 3 से 4 दिन लगातार माहम को पेट में कोई निवाला नहीं गया था। कुछ खाती थी तो फौरन से उल्टी कर देती थी। माहम पूरी रात पूरा दिन नहीं सोती थी। वो बचपन से ही बहुत एक्टिव है। अपनी एज के सारे बच्चों से पहले से ही उसने चलना, बोलना, भागना, खुद से खाना सब कुछ शुरू कर दिया था। लेकिन इन दिनों वो एक्सट्रीमली एक्टिव हो गई थी। ऐसे लगता था जैसे उसके अंदर कोई और चीज़ है जो उसे सुकून से बैठने नहीं देती। उसकी शक्ल से, जिस्म से, आंखों से साफ पता चलता था कि वो कितनी कमजोर और थकी हुई है। हम उसे गोद में भी लेते ताकि उसे थोड़ा सुकून मिले, तो वो नहीं ठहरती थी। बस बेचैनी में इधर से उधर भागती रहती थी। एक जगह टिककर बैठ भी नहीं सकती थी। हालात बेहतर थे, लेकिन माहम बेहतर नहीं थी। एक दिन भाई माहम को बाहर लेके चले गए। हालांकि उसकी नींद बहुत कच्ची है, लेकिन बाजार में शोर में भी बाहर जाते साथ ही भाई की गोद में ही वो सो गई। ये लिखते हुए भी मुझे रोना आ रहा है कि मेरी बच्ची उस वक्त कितनी अजियत से गुजर रही होगी। भाई उसे ऐसे ही कारी साहब के पास ले गए। कारी साहब को माहम की हालत देखकर अफसोस होता था। भाई ने जब पूछा कि क्या हुआ है माहम को, तो कारी साहब ने कहा, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि उन जालिमों ने, जन्नात ने, इस बच्ची के साथ क्या क्या किया है। बहुत तकलीफ दी है उन्होंने माहम को। माहम छोटी थी, खुद से उसे सिर्फ पहला कलमा पढ़ना आता था, इसलिए कारी साहब ने 24/7 घर में रुकिया, सूरह बकरा, सूरह रहमान की तिलावत ऊंची आवाज में लगाने को कहा। हमने ऐसा करना शुरू कर दिया। एक रात में अपने फोन पर अपने फियांसे से बात कर रही थी कि अचानक भाई की ऊंची आवाज आना शुरू हो गई कि माहम, क्या हुआ माहम बेटा। मैं फौरन से भागकर भाई के रूम में गई तो देखा माहम हेड केस पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, माहम गुड्डे क्या कर रही हो। उसने पाँव बेड पर रगड़ते हुए कहा, बाबा भाऊ पाँव चला रहा है। वो भूत को भाऊ कह रही थी। पिंक भाऊ पिटाई, ये बोलते जा रही थी और मेरी तरफ देखी जा रही थी। उस वक्त मेरे पीछे पापा खड़े हुए थे। मैंने और पापा ने अपनी आंखों से उसकी आंखों को बदलते हुए देखा। मैं वो मंजर नहीं भूल सकती। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसकी आंखें राउंड से सेमी स्क्वायर शेप की हो गई थी। उसका जॉ शिवर करने लग गया था और वो बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी थी। मैंने फौरन से गोद में उसको उठाया तो महसूस हुआ कि उसकी बैकबोन भी पीछे की तरफ मुड़ रही थी। मैंने ऊंची आवाज में कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं फौरन से क्या पढ़ूं। जो जुबान पर आया ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया और कमर को अपने हाथ की हथेली से दबाना शुरू कर दिया। भाई भाभी दोनों रो रहे थे। बाबा को तब यकीन आया। बाबा डर गए थे। उस दिन हम सब, अम्मी, बाबा, भाई, भाभी, मेरे 3 और बहन भाई, हम सब माहम एक ही रूम में सोए थे। एक्चुअली सोया तो कोई भी नहीं था, लेकिन पूरी रात उसको एक कमरे में गुजारनी थी। मैंने रट लगा रखी थी कि बस हम इस घर को चेंज करना है, अब हम यहाँ मजीद नहीं रह सकते। लेकिन अभी हमें 1 महीना भी नहीं हुआ था। अगले दिन कारी साहब हमारे घर आए। घर में थोड़ा सुकून महसूस हुआ। उस दिन माहम ने पहली बार कुछ खाया था। कारी साहब ने उसे अपने हाथ से पालक गोश्त के साथ रोटी खिलाई थी। फारिग होने के बाद कारी साहब ने बताया कि हम जब इस घर में आए थे तो हमने अपने भाई के रूम में जो पार्टीशन थी उसे तोड़वा कर बहुत गलत किया था। वो पार्टीशन इन जन्नात का गढ़ था और कोई एक जिन नहीं है। यहाँ पे कई सालों से काफी सारे जन्नात रह रहे हैं जिनको हमारी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही, खास तौर पर उनका गढ़ तोड़वाना। कारी साहब ने माहम के गले में एक तावीज डाल दिया कि जिसके अंदर सूरह बकरा और कुरान पाक की एक और भी सूरत और कुछ आयतें लिखी हुई थी। हम खुद हैरान हुए थे कि तावीज तो अलाउड ही नहीं है इस्लाम में। तो कारी साहब ने कहा कि माहम छोटी है तो इसकी रूह कमजोर है, इसलिए जन्नात के लिए इस पर अटैक करना आसान था और इन तावीज में कोई गलत अमाल नहीं है, सिर्फ कुरान की कुछ आयतें हैं। भले जब माहम बड़ी हो जाए तो इसको उतार दीजिएगा। उस रात हम एक
ही रूम में सोए। माम उस रात सोई थी और उसको सोता हुआ देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। भाई ने हमारे पुराने वाले मालिक मकान से बात की और सारा किस्सा सुनाया और वापस उसी घर में आने की दरख्वास्त की। वो बहुत अच्छा बंदा था, हमारी बात समझ गया। हम 20 मार्च को अपने पुराने घर वापस चले गए। घर आते साथ ही दिलों में सुकून आ गया। हर वक्त जो तकलीफ थी, खौफ था, वो खत्म हो गया। आज 2020 का लास्ट मंथ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची बहुत सुकून में है, सेहतयाब और खुश है। अब यार क्या कहानी, 20 दिन में इतना कुछ हो जाए और पूरी फैमिली सफर करे। मतलब एक बच्ची के साथ जो हो रहा है उससे ज्यादा तो फैमिली सफर करती है। आई होप शी फील्स फाइन नाउ। अच्छा जी, इसके बाद ना मुझे बहुत पहले किसी अमान नवाज का मैसेज आया था। उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी थी और बताया था ये जो तस्वीर है इनके कजन की है और ये तस्वीर इन्होंने अपने अंकल की शादी पे ली थी। और ये कहते हैं कि जब तस्वीर हमने ली थी तो हमने कुछ भी नोट नहीं किया था, लेकिन कुछ दिन बाद जब इस तस्वीर को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया तो दोस्तों ने पॉइंट आउट किया कि कजन के पीछे किसी बच्चे का फेस है, लेकिन वो जहाँ बैठा हुआ था उसके पीछे तो कुछ भी नहीं था सिवाय दीवार के। अब पिक्चर मैंने लगा दी है, बाकी तुम लोग फैसला करो कि ये आखिर क्या सीन है। वैसे देखा जाए तो बड़ी अजीब सी शक्ल है यार, ब्लू सी पीछे। खैर अगली स्टोरी और आखिरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टोरी 2012 की है, जब मैं ओमान के सिटी अल खुवैर में रहती थी। उन दिनों मैं अब्बू के साथ अकेली रहती थी और मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। अब्बू पूरा दिन और रात 10-11 बजे तक ऑफिस होते थे और मैं दिन के वक्त कॉलेज से आके बिल्कुल अकेली होती थी। तन्हाई दूर करने के लिए मैंने 2 खरगोश के बच्चे रखे हुए थे और पूरा दिन मैं उन्हीं के साथ गुजारती थी। हमारा घर मेन रोड से बहुत अंदर करके था, एक छोटी सी गली के अंदर, और उसके पास बड़ा घना दरख्त था। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो कोई 3 बजे का टाइम था। मैं मोस्टली कॉलेज से आके खाना खाती और टीवी देखती या खरगोशों के साथ उनकी देखभाल करती। मामूल के मुताबिक मैं ये सब किया और घर की सफाई में टाइम लग गया और रात को 9 बज गए। मुझे थकन का एहसास हुआ तो रूम में लाइट ऑफ करके लेटने चली गई और अब्बू का वेट करने लगी। मैंने आंखों के ऊपर बाजू रखा हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी टांगों पे कुछ कूद के चढ़ा है। मैंने यही समझा कि खरगोश होगा क्योंकि मैंने उन्हें खुला छोड़ा हुआ था, लेकिन वो चीज चढ़ते चढ़ते मेरे पेट तक आ गई। मैंने आंखों से बाजू हटाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। मैंने फिर भी यही ख्याल किया कि खरगोश ही होगा, दोबारा लेट गई। अब की बार मेरी आंख बंद थी और मेरे बाजू पर किसी ने जोर डाला और साथ ही गर्दन पर भी। मेरी आंख खुली और मेरी धड़कन तेज हो गई। मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बाजू पर टांग रख के हाथों से गर्दन दबा रहा है। मैं कुछ बोल नहीं सकी, हिल नहीं सकी, इवन कलमा तक नहीं पढ़ सकी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे खौफ से कि क्या करूं, अब मैं क्या करूं। बेड भी ऐसे ही हिल रहा था जैसे कोई उसको खुद से हिला रहा हो। इतने में मुझे मेन डोर के खुलने की आवाज आई और अब्बू आ गए। अब्बू मुझे लाउंज से ढूंढते हुए रूम तक आए और बोले कि आज इतनी जल्दी क्यों लेट गई हो। उन्होंने लाइट ऑन की तो मेरी वो हालत देख के घबराए और पास आए। उसी वक्त मेरे ऊपर से वो जोर हटा और मैंने जोर की चीख मारी। अब्बू परेशानी में आए और पूछा मामला क्या है, तो मैंने सब कुछ उन्हें बताया। फिर उन्होंने मुझे अकेले सोने से मना कर दिया। सुबह दादी को कॉल करके उनसे दम कराया तो मेरी हालत कदरे बेहतर हुई। उस दिन के बाद मैं कॉलेज से आकर काम करके ऊपर वाले फ्लोर में एक मुस्लिम इंडियन फैमिली रहती थी। वो लेडी बहुत अच्छी थी, मैं उनके पास चली जाया करती थी और अब्बू के आने तक वहीं होती थी। इसी तरह एक दफा मैं पाकिस्तान में थी और मैं छत वाले रूम में अकेली सोती थी। रात के वक्त मैं रूम अंदर से लॉक करके सोती थी और बाहर टेरेस पर नहीं जाती थी। एक रात भी मामूल के मुताबिक ऐसा ही किया मैंने और मैं रूम के बेड पे लेटी मोबाइल देख रही थी कि अचानक मुझे मेरे दरवाजे से बाहर ऐसा लगा जैसे 2 मर्द आपस में बातें कर रहे हैं। मैं दरवाजे के पास गई और सुनने लगी कि कौन है। घड़ी देखी तो रात का 1 बज रहा था। मैंने सुनने की कोशिश की तो मुझे जुबान की एक भी बात समझ नहीं आई, जैसे वो जुबान इस दुनिया की बाहर की है। मैं हैरान हुई कि इस वक्त कौन है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि दरवाजा खोलूं क्योंकि घर में अम्मी, अब्बू और भाई के अलावा कोई नहीं था। तो ये 2 मर्द कौन है। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो वक्त गुजर गया और फजर हो गई। फजर पढ़ के मेरी आदत है कि सूरह यासीन और सूरह मुजम्मिल जो हिफ्ज की हुई है उनकी तिलावत करती थी। ये सब करते 7:30 बज गए और मैं फिर से लेट गई। इस बार मेरे साथ वही ओमान जैसा कुछ हुआ था। मैं आंखें बंद करके लेटी तो मुझे ऐसी आवाज आई कि जैसे वॉशरूम का दरवाजा खोला है किसी ने। मैंने देखा और समझा हवा से खुला होगा। एकदम फिर से मेरे पूरे जिस्म पर ऐसा बोझ आया जैसे कि कोई मेरे ऊपर आके लेट गया हो। मेरी जुबान बंद, हिल ना सकूं, ना बोल सकूं। मेरी नजर फिर से वॉशरूम के दरवाजे पे पड़ी। वो बार बार खुल के बंद हो रहा है, लेकिन इस बार हिम्मत हो गई तो मैंने कलमा पढ़ा और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। बोझ तो हट गया और बाहर सूरज निकलने लग गया तो मैं छत की तरफ देखा तो 2 साए मुझे चलते हुए महसूस हुए जैसे टेरेस पर कोई चल रहा है। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो कोई भी नहीं था और मेरी रूह हिल के रह गई कि रात को भी 2 मर्द आपस में बातें कर रहे थे। मुझे उनकी जुबान समझ नहीं आ रही थी और सुबह होते ही उन्हीं का अटैक हुआ है मुझ पे। मैंने ये किस्सा अम्मी को बताया तो उन्होंने मुझे ऊपर अकेले सोने से मना कर दिया। मुझसे पूछा कि अगर तुम उस रात दरवाजा खोल देती तो सोचो क्या हो जाता तुम्हारे साथ। मैं आज भी उन 2 वाकयात से सहम जाती हूँ।
दोस्त हंसते हैं कि स्लीप पैरालिसिस होगा, पर स्लीप पैरालिसिस तो नींद में होता है, खुली आंखों होशो हवास में तो नहीं होता। वो दिन और आज का दिन है कि मैं फिर कभी अकेली नहीं सोई। और भी बहुत सारे वाकयात हैं, पर अभी मेरे लिए 2 ही काफ़ी हैं और ये रियलिटी बेस्ड हैं। मैं भी इसको स्लीप पैरालिसिस ही कहती, लेकिन आप कह रही हैं कि आप बिल्कुल होश में थी और जाग रही थी, तो ये फिर बहुत ज़्यादा स्केरी है कि आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो अब आप जैसे देख रहे हैं कि मेरा गला बैठ चुका है, तो इससे ज़्यादा मैं और आपको कहानियाँ नहीं सुना सकती। और ये थी आज की कहानी, आज की वीडियो। अगर तुम्हारे पास कोई कहानी है, कोई तस्वीर है, कोई वीडियो है, वो मुझे भेजो। यकीन करो मैंने कोई 300-400 ईमेल्स पढ़ी हैं, तब जाके मुझे ये 3 कहानियाँ मिली हैं। तो यार मुझे अच्छी जूसी कहानी भेजा करो, 7 तस्वीरें भेजा करो, ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो बने और मैं इसको महीने में 2 दफ़ा ले आया करूँ। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोल्ड रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।